माँ ने यह साबित करने के लिए कि पीली छिपकली का बलगम अधिक ऊर्जावान है, वास्तव में पीछे के पहाड़ पर जाकर एक पीली छिपकली पकड़ लाई, उसके होठों पर लिपस्टिक लगाई और उसके ऊपर सवार होकर जैसे जैसे अधिक बलगम बहने लगा। माँ के शरीर में माँ का पेट भी धीरे धीरे बड़ा हो गया और वह पीली योनि अचानक थक कर रुक गई। लगा कि बात यहीं खत्म हो जाएगी, पर मेरी जन्म के दिन गाँव में अचानक भारी पैमाने पर पीले चूहे की समस्या पैदा हो गई, जिन्होंने गाँव वालों के सारे चारे खा लिए। गांव के लोग अंधविश्वासी थे, उन्हें लगा कि मैं अपशकुन हूं और कई बार मुझे भेजने की मांग की। जब मेरे परिवार और गांव वालों के बीच का विवाद चरम पर पहुंच गया, तब एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। उस दिन दोपहर को गांव के प्रवेश द्वार से सैकड़ों लग्जरी गाड़ियां आई। मेरे घर के दरवाजे तक लाइन लगी हुई थी। असल में 5 साल से अदृश्य रहे फेंग शुई के विशेषज्ञ नीली घोड़ा भूत हाथ ने फिर से अपनी विशेषज्ञता दिखाने का निर्णय लिया था। परिवार को तभी पता चला कि दादा कभी फेंग शुई के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध थे। दादा से भविष्यवाणी करवाने आने वाले लोग राजनेता और व्यापारिक जगत के दिग्गज थे। वे सभी दादा से ये आखिरी एक भविष्यवाणी। दादाजी की मांग बहुत सरल थी, बस मेरे ही उम्र की एक बच्ची को लाना था, वे उसे चुनेंगे और मेरे साथ बचपन की सगाई तय करेंगे। ये भविष्यवाणी भी उस परिवार को दी जाएगी। अंत में यह भविष्यवाणी किसी जानकार को नहीं मिली, बल्कि एक मध्यम वर्ग के परिवार के एक युवा को मिली, जिसका नाम है शे चिंगशान ने यह भविष्यवाणी प्राप्त की और अपनी मुझसे 3 महीने छोटी बेटी को मेरी मंगेतर बना दिया। उसका नाम है शे होंग्यू। शे चिंगशान और दादा सहमत हुए कि हमें मेरे 21वें जन्मदिन पर मिलना होगा और फिर मैं शेजिया में जा सकता हूँ। हाँ, इस घटना के बाद मेरे परिवार की गांव में प्रतिष्ठा बढ़ गई और अब कोई मुझसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन दादा का स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता गया। वह केवल 60 साल के हैं, लेकिन दिखने में 70-80 के लगते हैं। मैं 10 साल की उम्र में दादाजी ने मुझे पिछली पहाड़ी पर बुलाया। चेहरा गंभीर था और मुझसे पूछा कि क्या मैं माई वंश का 17वां उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार हूँ। मेरे मन में एक उत्तेजना थी, ये वह चीज थी जिसकी मैंने हमेशा से आकांक्षा की थी। उस दिन मैं पहाड़ी की चोटी पर घुटनों के बल बैठा, गंभीरता से 3 बार से झुकाया। पहली बार आकाश और धरती के देवताओं को, दूसरी बार भटकती आत्माओं और भूतों को और तीसरी बार उसके बाद से मैं माई परिवार की 17वीं पीढ़ी का वारिस बन गया। मैंने फेंग शुई की गुप्त कलाओं का अध्ययन किया और मेरी प्रगति बहुत तेजी से हुई। यही अक्सर मेरी प्रतिभा की प्रशंसा करते थे। मैं उत्सुकता से फेंग शुई और यिनयांग की विधाओं को सीख रहा था, पर इसके कारण मेरा स्वभाव और अधिक अकेला हो गया। मी यू दोस्तों, गांव वाले मेरे बारे में कहते रहते थे कि मैं अपशकुनी आदमी हूं और मैं इसकी आदत ला चुका था। लेकिन जो बात मुझे सहन नहीं होती थी वो ये थी कि दादाजी ने कड़ी हिदायत दी थी, 21 साल की उम्र से पहले मैं किसी का काम नहीं देख सकता। उन्होंने कहा कि अगर मैंने ये नियम तोड़ा तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं सच में बहुत दबाव महसूस हो रहा था। सारी प्रतिभा होते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर सकता था। उस बेबसी और दुख से मैं बहुत पीड़ित था। एक बार मैंने देखा कि मुझे पसंद आने वाली लड़की झांग या का चेहरा हरा दिख रहा था और उसके होठों के 2 सेंटीमीटर पास हल्के लाल बिंदु थे, जो मिंगफान इंशुए के संकेत थे। एक दिन बाद जब वो स्कूल से घर जा रही थी तो गांव के एक मूर्ख ने उसे खींच लिया और जेट में ले गया। बेटी, मैं बहुत दर्द में हूँ। महसूस करता हूँ कि जैसे मैं सहअपराधी हूँ। मैं झांगिया से मिलने की हिम्मत नहीं कर सकता, केवल उसे चुपके से देखता हूँ। जब मैंने देखा कि उसके दाहिने कंधे की उछली लौ चिलमिला रही है, जैसे हवा से गर्दन की ओर बढ़ रही है, तो मुझे पता चला कि वह आत्महत्या करने का मन बना रही है। मैं खुद तो रोक नहीं पाया और चुपके से झांगिया के पिता से मिला। उन्हें ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वे अपनी बेटी का ध्यान रखें, वरना वो आघात सहन नहीं कर पाएगी। डर है कि वह जान बचाने की कोशिश कर रही झांगिया को बचा लिया गया। लेकिन इस घटना के बाद मैं बहुत बीमार हो गया और 3 दिन बाद होश में आया। होश में आने के बाद मुझे एक बहुत बुरी खबर पता चली। दादाजी का निधन हो गया। माँ ने बताया कि मेरी बीमारी के दूसरे दिन दादाजी अकेले ही पीछे पहाड़ के सुनसान कब्रिस्तान में गए। वहाँ की सबसे खराब जगह चुनी और खुद को जिंदा दफना लिया, बिना किसी ताबूत के। उस दिन मैं दादाजी की साधारण मिट्टी की कब्र के सामने लंबे समय तक घुटनों के बल बैठकर रोता रहा, पूरा 1 दिन और 1 रात। अंत में बेहोश हो गया। मुझे पता था कि दादाजी ने मुझे बचाने के लिए अपना आखिरी जीवन। इस घटना से मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मुझे लगा जैसे मैंने ही दादा को मार डाला। अपनी पढ़ाई मैंने पूरी तरह छोड़ दी। घर से बाहर नहीं निकला। दादा के पुराने घर में रहने लगा। मेरे साथ केवल दादा द्वारा छोड़ी गई फेंग शुई की गुप्त विद्या थी और मेरा पत्नी होंग्यू की जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी कि मैं उसके साथ विवाह करूं। उसने कहा कि केवल वही मेरी भाग्य रेखा को ठीक कर सकती है। आखिरकार 21वें जन्मदिन पर एक अनदेखी लाखों की मर्सिडीज घर के सामने आकर रुकी। फिर एक युवा लड़की जो उमंग से भरी थी कार से बाहर कूद गई। उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें चारों ओर देख रही थीं, मानो सब कुछ नया नया हो। वही थी मेरी पत्नी ये होंग्यू। मैंने कई बार उसकी कल्पना की थी, लेकिन इतनी सुंदर होने की उम्मीद नहीं की थी। पिताजी, जल्दी से कार से उतरिए। यह निश्चित रूप से यही है। आपके कहे हुए महान व्यक्ति वाकई ऐसी मिट्टी के घर में रहते हैं। शे होंग्यू मुस्कुराते हुए शे चिंगशान कार से उतरे। वो पहले ही शीजांगशी के सबसे अमीर व्यक्ति थे। हंसते हुए, हाँ यही है। उस समय सच में मशहूर था। ये मेरी माँ है जो अभी मुर्गी काटकर खाना बना रही थी। वह मरी हुई मुर्गा हाथ में लिए आई और उत्साह से बोली, ये तो आपके समधी जी होंगे। आपकी बेटी सच में बहुत खूबसूरत है। हमारे परिवार के पुराने छठे का तो भाग्य ही खुल गया। माँ ने मुझे जोर से बुलाया बाहर आकर स्वागत करने को। मुझे देखकर शे होंग्यू ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और मजाकिया अंदाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मैंने सिर खुजलाते हुए धीरे से जवाब दिया, लाओ लियो। ये नाम मेरे दादा ने रखा था। मेरा नाम सुनकर वह हंस पड़ी। सुना है तुम्हारे दादा फेंग शुई के मास्टर थे, तो क्या तुम चेहरा पढ़ सकते हो? मैंने सिर हिलाया। वह हंसकर बोली, तो देखो क्या हमारी शादी हो सकती है? मैं भारी सिर हिलाया। इधर उधर नहीं देखना चाहिए, हम दोनों की अभी विधिवत शादी नहीं हुई है। शे होंग्यू हंस पड़ी। ठीक है, मान लो तुम्हें आता हो, फिर भी मैं नहीं मानती। ये तो बड़े शहरों में अंधविश्वास माना जाता है। मैंने उसे बहस नहीं की, लेकिन छुप छुप कर महसूस कर रहा था कि उनके पिता पुत्री के आने में शायद इतनी सादगी नहीं है। जल्दी ही माँ ने खाना बना लिया और हम सब ने मिलकर गाँव के खाने का आनंद लिया। भोजन के बाद शे चिंगशान ने अचानक माँ से कहा, बुआ जी, कई साल हो गए हैं चेन लाओ ये जी को गए हुए। उस समय मेरी बेटी और आपके बेटे ने बचपन में सगाई की थी, लेकिन अब समय बदल गया है। शादी की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाता है। क्या आप सोचती हैं कि हम सगाई को समाप्त कर सकते हैं? माँ का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह हक्का बक्का और अचकचाई सी रह गई और मैं अचानक खड़ा हो गया। दृढ़ता से कहा, नहीं। शे होंग्यू ने एक पल के लिए चौंकी। यह सोचकर कि मैं उनसे चिपकना चाहता हूँ, वह जल्दी से बोली,